Hello students, today we will discuss second video lecture of electrochemistry. प्रीवियस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. फिर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी कि ऑक्सीडेशन जस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज आल्सो ऑक्सीडेशन. और इसी तरह रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही नहीं है, बल्कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी रिडक्शन है. फिर हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखी थी और फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर का कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर अपेरेंट चार्ज ऑन एटम. अब वर्ड अपेरेंट का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट. और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्योंकि जो ट्रू चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रूली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते फ्रॉम वन एटम टू अनदर, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं और इसी शेयरिंग को हम कह देते हैं कि अपेरेंट चार्ज. ओके, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर से जो रूल्स थे कि हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू एटम्स, वो हमने रूल्स डिस्कस किए थे. ये प्रोडक्ट टेबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाया था. मैंने इसको आपको समझाया था कि इस प्रोडक्ट टेबल के जरिए से भी हम काफी ज्यादा काफी एक्सटेंड तक हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. जैसे फर्स्ट ए जो ग्रुप है, इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन. और 2A ग्रुप में आ जाए, सेकेंड ए ग्रुप है, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड ए ग्रुप, इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. +3 का मतलब है कि दे हैव द टेंडेंसी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. +2 दे हैव द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं. इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाई जितने एलिमेंट्स करते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. ओके, इसी तरह जो फर्स्ट ए ग्रुप में कर रही है उनका +1 है. इसी तरह जो थर्ड ए ग्रुप है +3, फोर्थ ए का +4 एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ है. दीज 3 ग्रुप्स आर सम कॉम्प्लिकेटेड. लाइक इस तरह से कि फिफ्थ ए ग्रुप के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सिक्स्थ ए है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 ए है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5, +6, +7 भी हो सकता है, लेकिन इनका एक एडिशनल ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है विच इज -1, -2 एंड -3. अब ये वाला क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अब देखो जो ये हेलोजेंस हैं इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. +7 का मतलब है कि उनके पास टेंडेंसी है टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे, लाइक ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे -1 भी शो करते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर. इसी तरह जो 6A ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैं इनका +6 तो है ही, लेकिन -2 भी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे. इसी तरह फिफ्थ ए ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का +5 ऑक्सीडेशन नंबर तो है ही, लेकिन -3 भी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें. आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर. आप सब कॉपी पेन निकाल लें, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमारे पास कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं या रेडिकल्स हैं, उनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है. अगर मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल कितने एटम्स से मिलके बना है, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है. जैसे सपोज अब इसके लिए आपको 2-3 बातें हैं. एक तो ये प्रोडक्ट टेबल है जो आपको अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है. इसके थ्रू आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. इसके अलावा 2-3 चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में बिठानी है. वो ये है कि एक मेटल्स जो है और एक होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है. अब इस प्रोडक्ट टेबल में जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और जो राइट साइड पर हैं वो नॉन मेटल्स हैं. अब देखो
ये लेफ्ट साइड ये है ना, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं प्रोबेबिलिटी है कि ये मेटल्स हैं और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स के पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो +1 +2, ये जो 2 ग्रुप्स है ये तो प्योरली मेटल्स है, तो इनका हम कहेंगे कि जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव है, और जो नॉन मेटल्स है इनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है, ठीक है। जैसे देखो ये 7 है, 6 है और 5 है, ये वाले जो ग्रुप्स है ये प्योरली नॉन मेटल्स हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, वहां पे उन्होंने प्रॉपर शेडिंग की होती है कि ये वाले मेटल्स है, ये वाले नॉन मेटल्स है, तो ये वाले जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉन मेटल्स है। अब देखो यहाँ पे -1 -2 -3, ये वाली इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं जो ज्यादातर कॉमनली यूज्ड होती है, ठीक है, इन 3 ग्रुप्स के लिए। तो इनका देखो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है और जो मेटल्स है उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इस चीज को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है, कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव और नॉन मेटल्स का नेगेटिव। अब हमने देखना है, अब हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये सोडियम सल्फेट, अब इसमें उन्होंने कहा है कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, सल्फेट को सपोज x दे लेते हैं और 2 × +1, अब +1 क्यों लिखा है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है, उनका +1 है, x = आ जाएगा -2, x हमने सल्फर को कहा था कि x है ये माइनस, तो सल्फर का आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहां पर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो सल्फर है वो 6A ग्रुप में लाई करता है, यहां पर पीरियोडिक टेबल खोल के देख लो, मैंने ये पूरी लेबलिंग नहीं की, लेकिन आप अपनी लेबलिंग कर लो तो ज्यादा बेटर है, या आपको पीरियोडिक टेबल तो याद करना ही होगा। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा जो 6A ग्रुप है वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा है, इसका मतलब हमने जो ये कैलकुलेशन की है वो ठीक है। इसी तरह एक और देखो, जैसे SO, यहां से भी वो कह रहा है कि सल्फर का फाइंड आउट करें, इसको हम x दे देते हैं और 2 × -2 = 0। अब देखो, अब हमारे पास एक थर्ड न्यू चीज वो ये आई है कि अगर दोनों नॉन मेटल्स हो, बोथ नॉन मेटल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर साइन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है उस एटम पर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, हम वो वाला साइन उसको असाइन कर देंगे। अगर दोनों नॉन मेटल्स होंगी तो वो वाला मेटल, नॉन मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव असाइन कर देना है, ठीक है। जैसे यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को देखो, तो सल्फर भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर, इसलिए जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हम नेगेटिव असाइन करेंगे और सल्फर का भी डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे ये इसमें हमें सल्फर का फाइंड आउट करना है, ठीक है, सल्फेट में, तो हम सल्फर को x पुट करेंगे और ऑक्सीजन का -2 है, अब ये = -2 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है, ये जो नेट चार्ज है इसे कहते हैं ओवरऑल चार्ज, ये -2 है, इसलिए = के बाद -2 आएगा, यहां पर = के बाद -1 आएगा, लेकिन यहां पर देखो ओवरऑल नेट चार्ज 0 है तो के बाद 0 आएगा। इसी तरह यहां पर भी = के बाद 0 आएगा और यहां पे भी = के बाद 0 आएगा, लेकिन यहां पे = के बाद -2 आएगा, ठीक है, जो ओवरऑल नेट चार्ज होगा उसके इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करते हैं, तो x = आएगा -2 + 8 + 6, यानी कि जब सल्फेट होगा तब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, जैसे हमने प्रोडक्ट टेबल में देखा भी है कि सल्फर +6 भी शो कर सकता है लेकिन रेयर है, ओके।
इसी तरह यहाँ पे नाइट्रेट में हमने नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है, इसको मैं थोड़ा लेबल कर देती हूँ। नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है, इसको हम x देंगे +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो ये आएगा +5, यानी कि नाइट्रोजन है +5। ठीक है, देखो नाइट्रोजन +5 भी शो करता है। अब हम ये जो क्विक चेक है, इसका एक सी पार्ट है, उसको सोल्व करते हैं। कि देखो अब यहाँ पे सोडियम का हम +1 लगाएंगे, 2 इंटू +1, और ऑक्सीजन का हमें फाइंड आउट करना है। तो आएगा +2 + x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू आएगा -2। ऑक्सीजन का है -2। सेकेंड है हमारे पास आयोडीन ट्राइक्लोराइड। यहां पे हमने आयोडीन का फाइंड आउट करना है, तो इसको x कहेंगे, और ये आएगा आयोडीन का +3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये वाला देखो जरा, तो पोटाशियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप में है, तो यहां पर इसका तो मैं +1 लिख दूंगी, और यहां पर अब देखो क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है, और उसके सब्स्टिट्यूएंट में 2 है, तो क्रोमियम को हम x कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो अब जब हम क्रोमियम को x कह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2x। ओके, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो +2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, एंड 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा +6, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। पोटाशियम क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अब इसी तरह यहाँ पे हमने मैंगनीज का फाइंड आउट करना है, तो पोटाशियम इसकी जगह मैं +1 लिखूंगी, और मैंगनीज की जगह x, एंड +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 आएगा। इज इक्वल टू 0 क्यों आया? क्योंकि ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये आ जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +7, यानी मैंगनीज का आ जाएगा +7। ठीक है, तो हमने क्विक चेक भी सॉल्व कर लिया है। यहां तक अभी हमने यही देखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट की प्रैक्टिस करवाती हूँ, ओके, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी थे, मतलब ज्यादा इजी थे। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम फ्लोराइड। यहाँ पे अपने बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, x + 2 इंटू फ्लोरीन का -1 लगाएंगे। ओके, तो बेरियम का आएगा +2। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें हमने कार्बन का फाइंड आउट करना है, तो इसको x कहेंगे, +2 इंटू +1 एंड -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0, यानी कि कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड में है 0। अब हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। हमारे पास है एथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, एथेनॉल। इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे जितने भी एटम्स आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके हमने कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो, एथेनॉल का सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर ड्रॉ करें तो यूं होता है, एथेनॉल, हाइड्रोजन, ये CH2U O एंड H। ठीक है, यहां पर ये है C1 और ये है C2। अब हम सबसे पहले कार्बन का फाइंड आउट करते हैं। ए को हम C1 कह रहे हैं, विच इज CH2OH वाला, ये जो है ये कार्बन 1 है। CH2OH वाला जो कार्बन है वो कार्बन 1 है, और CH3 वाला जो कार्बन है वो कार्बन 2 है। अब यहाँ पे अपने कार्बन 1 का ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट करना है और कार्बन 2 का। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन 1 का फाइंड आउट करते हैं।
तो देखो यहाँ पर अब हम कार्बन उसकी जगह तो x लगा देंगे, ठीक है, n+2 इंटू हाइड्रोजन की जगह +1 लगा देंगे और ऑक्सीजन की जगह -2 लगा देंगे, n इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आप कहेंगे कि इस हाइड्रोजन को क्यों इग्नोर किया गया है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे +1 क्यों नहीं ऐड किया गया, क्योंकि हम देखो हम कार्बन का फाइंड आउट कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम डिपेंड करता है उस एटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली देखा जाए तो एक ये हाइड्रोजन अटैच है और एक ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन भी अटैच है, लेकिन इसका भी हमें आगे फाइंड आउट करना है ना, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों हाइड्रोजन के पुट करेंगे और इस ऑक्सीजन का पुट करेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसलिए यहाँ पर इसको इग्नोर किया जाएगा। अब C1 का हमारे पास आ जाएगा कि वो है 0, ठीक है। C1 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। अब C2 का फाइंड आउट करते हैं। तो देखो C2 अब हमारे पास है CH3 के साथ। अब जब हमने C1 को X कहा था तो C2 को हम अब Y का नेम दे देंगे, ठीक है, Y+3 इंटू +1। ये समझ आया ना आपको, CH3 है, C की जगह हमने Y लिखा एंड 3 इंटू +1। अब यहां पर आ जाएगा Y इज इक्वल टू -3, ओके, यानी कि जो C2 वाला कार्बन है उसकी है -3। अब हमने और यहां पर उन्होंने कहा था कि सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, तो वो हमने कर लिया है कि जो C1 ये कार्बन है CH3 वाला, इसकी है -3 और इस कार्बन की है 0 और हाइड्रोजन की इसमें +1 ही होगी, ठीक है। इस एथेनॉल में हाइड्रोजन +1 होगा और ऑक्सीजन -2 ही होगा, ठीक है। अब हम एक और थोड़ा सा ट्रिकी है उसको सॉल्व करते हैं। अब हमने एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH, इसके सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करो कि इस तरह से होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। यहां पर भी अब 2 कार्बन हैं, एक को हम C1 कहेंगे, सपोज ये C1 है विच इज ऑफ CH3 और एक C2 है विच इज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप का है। अब C1 का तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, X+3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमने C1 का फाइंड आउट किया। अब जब हमने C2 का फाइंड आउट करना है तो अब यहां पर देखो हमारे पास जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड U बना रहा है। अब ऑक्सीजन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। तो कार्बन से जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेगा, ठीक है, यानी कि अपनी तरफ गेन करेगा, तो ऑक्सीजन यहां पर अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कार्बन लूज कर रहा है, ठीक है। यहां पर हम कार्बन को Y कहेंगे और इसकी जगह लिखेंगे -1। -1 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन 1 बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन करने का मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बस वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा विदड्रॉ कर रहा है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब है अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ कर रहा है और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर CO बॉन्ड का -1 आ गया कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह -2 आ गया, ठीक है। ओवरऑल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा C2 का वो +3 आएगा, ठीक है। C1 का -3 और C2 का +3। तो यहां तक अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स, अब किसी भी तरह का आपके पास कंपाउंड आ जाए ऑर्गेनिक का या किसी भी तरह का, अब आप इजीली फाइंड आउट
कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। बस इन थोड़ी बहुत चीजों को याद करना है। यही 2-3 ट्रिकी थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आ रहे थे, उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, फिर आपको बाद में उसकी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, आप भी इस तरह से नोट करेंगे इनका डिफरेंस। और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेटर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो अब हम देखते हैं कि क्यों कहते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन है। जैसे ऑक्सीडेशन में था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। और रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन का रिवर्स क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटर भी कहते हैं। डोनेट करना यानी कि लूज करना। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, देखो जो एजेंट होता है बेसिकली, जो एजेंट्स का काम होता है, जैसे हम ऐसी पार्टीज वगैरह का जो एजेंट्स होता है, एजेंट का काम होता है हेल्प आउट करना। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ये भी वो एक पार्टी का एजेंट ही है जिसने दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, तो जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो इट सेल्फ क्या होगा? रिड्यूस्ड। जैसे देखो एजेंट तो दूसरों की हेल्प आउट करता है, लेकिन इट सेल्फ तो वो एफर्ट लगा रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इट सेल्फ ये रिड्यूस्ड होगा। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिड्यूस करता है अदर सब्सटेंसेस को और इटसेल्फ क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड। बिल्कुल रिवर्स है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। अब हमारे पास ये तो थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जहां हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इतनी डेफिनेशंस पढ़ी थी, लाइक addition of oxygen is oxidation और addition of electronegative element and removal of electropositive element, ये सारे। इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक और भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद करना है। देखो जो ऑक्सीडेशन है वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जो रिडक्शन है वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बस इसको आपने याद करना है कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड आउट करना आ गया है ना, अब हमें देखना है कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर कम है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है, तो वो उसे हम कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हुई है। और जहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो ज्यादा से कम, तो इसे कहेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कि वो रिडक्शन है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होती है रिडक्शन। ठीक है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होती है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट की होती है ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का रिवर्स रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन का रिवर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो H2 और O2 है, ये अपनी प्योर नेचुरल
और अनकम्बाइंड फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है इन नेचर। हमारा रूल था ना एक ऑक्सीडेशन नंबर के, जब हमने रूल्स डिस्कस किए तो उसमें एक रूल ये भी था कि जो हमारे पास स्पीशी अपनी फ्री अनकम्बाइंड प्योर आइसोलेटेड फॉर्म में होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है 0। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। देखो 2 इंटू +1 करेंगे प्लस x इज इक्वल टू, तो देखो यहां पे ऑक्सीजन का है -2, x मैंने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑक्सीजन का है -2 और हाइड्रोजन का है +2। वैसे हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 लगा हुआ है, इस वजह से +2 हो जाए। तो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड पे 0 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे है +2, और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड पे 0 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे है -2। अब देखो यहां पर हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे ही है ना, 0 से +2 गए हैं। जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे +1, 2 एंड 3, यहाँ पे -1, 2 एंड 3, इस तरह से होता होगा ना। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 0 से +2 गई है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर हुई है ऑक्सीडेशन। ओके, और यहां पर देखो 0 से -2 बैकवर्ड गए हैं तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहां पर हुई है रिडक्शन। अब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीजन है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये देखो जिंक प्लस कॉपर करते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव एंड प्लस कॉपर। अब यहां पर जिंक अपने अनकम्बाइंड फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, लेकिन कॉपर के ऊपर ये चार्ज लिखा हुआ है, इसका है +2। अब प्रोडक्ट साइड में जिंक का हो रहा है चार्ज है +2 और यहां पर है 0, तो देखो 0 से +2 जिंक की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और कॉपर की देखो +2 से 0 गया है, बैकवर्ड गया है, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। अब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जिंक जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां तक आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की समझ आई होगी। अब एक क्विक चेक है, उसको सॉल्व करते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्विक चेक है, इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सी स्पीशीज रिड्यूस्ड है। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज का मतलब है कि किन एटम्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और किन एटम्स की रिडक्शन हो रही है, ये बताना है। और हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो देखते हैं, हमने किसी एक एटम को यहां से ले लेना है और उसके लिहाज से हमने आइडेंटिफाई प्रूव कर देना है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पर अब ये Fe2O3 है, इसमें अब हम आयरन को कंसर्न कर लेते हैं, अंडर कंसीडरेशन कर लेते हैं, और इसके क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे भी आयरन प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पर अब हम आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो आयरन को हम X कहेंगे, इसके साथ 2 लगा हुआ है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो ये 2x आ जाएगा, +3 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, और ये आ जाएगा +3। ठीक है, यानी आयरन की रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, अब यहां पर हम कार्बोनिल, इसमें हम कार्बन का फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 ही होता है, तो ये आ जाएगा +2। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब हम प्रोडक्ट साइड पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इस आयरन का देखो तो ये जो आयरन है ये अपनी अनकम्बाइंड फ्री फॉर्म में है, तो इसलिए यहां पर इसका क्या होगा 0। ठीक है, अब यहां पर हम कार्बन का फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू -2
तो ये आएगा +4। तो रिएक्टेंट साइड पे आयरन का है +3, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे आयरन का है 0। यानी कि इस रिएक्शन में आयरन जिसको हमने कंसर्न किया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +3 से 0। और दूसरा हमने कार्बन को कंसीडर किया था। ऑक्सीजन को इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन को भी अगर हम कर लेते तो हो जाना था, लेकिन उसको फिर ऐसे प्रूव इजीली इस तरह से प्रूव नहीं हो सकता था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। इसलिए हमने आयरन और कार्बन को अंडर कंसीडरेशन किया है। अब यहां पर देखो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन का है +2, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे है +4। तो ये +2 से +4। अब +3 से 0, ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, मतलब आयरन की इस रिएक्शन में हो रही है रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो हमारा Fe2O3 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कार्बन की +2 से +4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। गिवन रिएक्शन में हमारे पास जो कार्बोनिल है ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इस सेकेंड रिएक्शन इसकी तरफ देखते हैं। यहां पर अब हम सबसे पहले यहां पर भी अब देखो तो हम कार्बन को अंडर कंसीडर कर लेते हैं। तो कार्बन का यहां पे अब हम फाइंड आउट करते हैं 4 × +1 तो -4। कार्बन की रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीडेशन नंबर है -4। और अब ये वाला जो ऑक्सीजन है अपने अनकंबाइंड प्योर फॉर्म में है, इसका तो 0 ही होगा। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन की रिएक्टेंट साइड पे है 0। अब प्रोडक्ट साइड पर CO2 का फाइंड आउट करते हैं। यहां पे भी अपने CO2 का फाइंड आउट किया था ना, ये रहा, वो आती है +4। ठीक है, यानी कार्बन -4 से चेंज हो रहा है +4। अब यहां पे ऑक्सीजन की, वाटर में ऑक्सीजन की होती है -2, कैलकुलेट भी कर लेते हैं, इजी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 0 से -2। अब देखो -4 से +4 जो नंबर लाइन है उसमें -4 से +4 इतना ज्यादा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो मीथेन है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑक्सीजन को चेक करो, 0 से -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और गिवन रिएक्शन में हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब इसकी रिडक्शन हो रही है, इसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड स्पीशी है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो कार्बोनिल है ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी भी कह सकते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको आप लिख लो, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब अगर आ जाते हैं एमसीक्यूज में डायरेक्ट तो उनको याद कर लो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। जैसे ऑक्सीजन ले लो, जो ओजोन है O3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन एंड ब्रोमीन ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ठीक है, इसी तरह कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। अब देखो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब है कि इन्होंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब है कि यहां पर रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोमीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करना होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ एक्सेप्ट करने होते हैं, इसलिए ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिनोमेनाज होते हैं। और जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स है उनमें हाइड्रोजन, ये देखो कि जहां पर भी आएगा ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके अलावा जो लिथियम है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, टोटल 3 है और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने उस इलेक्ट्रॉन को लूज करे। कार्बोनिल ले लो, ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इसके अलावा जो जिंक और आयरन है ये भी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स है। क्योंकि यहां तक हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को कंप्लीट किया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, इनको देखते हैं अब, ठीक है। फिर हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस पढ़ने हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, एक इसको DR मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को। ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। लेकिन जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है ये ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिनमें एक सिंगल सब्सटेंस एक्ट कर रहा होता है both as an oxidizing agent and as a reducing agent। एक सिंगल सब्सटेंस है और वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि उस सिंगल सब्सटेंस की रिडक्शन भी हो रही होती है, एट द सेम टाइम उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर रहा होता है और एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर रहा होता है। अब ये बहुत ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती है ना कि एक सिंगल सब्सटेंस है और वो एज अ रिडक्शन भी काम कर रहा है, एज अ ऑक्सीडेशन भी काम कर रहा है, ठीक है। और फिर रिजल्टेंट में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं इसके, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी 2 आएंगे, 2 प्रोडक्ट्स होंगे। 1 प्रोडक्ट जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, यानी कि 1 प्रोडक्ट वो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन को एंड अनदर प्रोडक्ट वो रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन को। तो 2 प्रोडक्ट्स ही होंगे ना, क्योंकि उस सिंगल सब्सटेंस की हमने प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडेशन को भी रिप्रेजेंट करना है और रिडक्शन को भी, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिंगल सब्सटेंस वो एक्ट कर रहा है बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें कुछ स्पीशीज जो है वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में होती हैं। अब जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। हमारे पास 2 स्टेट्स होती है ना, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, एक होती है इंटरमीडिएट स्टेट। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये भी इंटरमीडिएट स्टेट भी अनस्टेबल है। अब जब इंटरमीडिएट स्टेट हमारे पास जब ये स्प्लिट होती है, स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये इनर्जेटिकली फेवरेबल होती है, इनर्जेटिकली फेवरेबल होती है। तो आफ्टर स्प्लिटिंग ये ग्राउंड स्टेट पे भी जा सकती है और एक्साइटेड स्टेट पे भी जा सकती है। तो इसलिए आफ्टर स्प्लिटिंग ये 2 प्रोडक्ट्स देगी, एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला और एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ठीक है। जिसमें होगी हायर ऑक्सीडेशन नंबर
उसे हम कहेंगे कि वहां पर हुई है ऑक्सीडेशन, और जहां पर होगा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर उसे हम कहेंगे कि वहां पर हुई है रिडक्शन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कह देते हैं, और जिसकी रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो ये जो स्पीशी है ये एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियस है ना, एट द सेम टाइम सेम रिएक्शन होगा हमारे पास, और सेम एलिमेंट होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी होगा और रिड्यूस्ड फॉर्म में भी होगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है। आफ्टर स्प्लिटिंग एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर देगा और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर देगा, जिसकी वजह से टू प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, टू डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे एग्जांपल्स में देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स, ये H2O2 ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स। ये आफ्टर डिकम्पोजिशन वाटर प्रोड्यूस करता है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। तो ये है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने ये शो करवाना है कि यहाँ पर जो स्पीशी है, किसी एक स्पीशी को अंडर कंसीडर कर लो और उससे इसको प्रूव करवा दो कि वो स्पीशी एट द सेम टाइम और सेम रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है और रिड्यूस्ड भी हो रही है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को अंडर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन दोनों तरफ है, तो हम इजीली प्रूव करवा सकते हैं कि एक में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है और एक वाले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो पर ऑक्साइड्स के केस में जैसे यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन यू है डबल बॉन्ड की फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2, ऐसा ही है ना। लेकिन जब ऑक्सीजन इस तरह डबल बॉन्ड बनाएगी तो अब हमारे पास ऑक्सीजन का जो ये -2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, वो अब शेयर हो जाएंगे। इसके ऊपर भी -1 आ जाएगा, इसके ऊपर भी -1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में। इसलिए पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, क्योंकि एक सिंगल ऑक्सीजन का तो -2 है। लेकिन जब ऑक्सीजन यूं शेयर्ड होंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो, हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 × +1, और ऑक्सीजन का अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इसको इस तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत। ऑक्सीजन का यहाँ पर होगा -1। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड पे हम ऑक्सीजन का चेक कर रहे हैं कि -1 है। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। अब वाटर के केस में चेक करते हैं कि वाटर में -2 होता है, जैसे 2 × +1 + x। तो वाटर के केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, और O2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्योर अनकंबाइंड फॉर्म में। तो अब यहां पर देखो कि हमारे पास वाटर के केस में, ठीक है, वाटर के केस को देखो, वाटर के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है -1 से -2, और इस ऑक्सीजन के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1 से 0। ऐसा ही है ना कि रिएक्टेंट साइड पे है -1 और यहाँ पर वाटर का है -2, तो -1 से -2 है, लेकिन यहाँ पर -1 से 0 है। ठीक है, अब ये -1 से -2 जा रहा है, तो ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन।
अब जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह यहां पर -1 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रही है यानी कि ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने प्रूव किया कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है वो एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है। टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमने इसको रिप्रेजेंट करके बता दिया। तो ये हमारे पास है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे Cl2 प्लस H2O, HCl प्लस HOCl, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब यहां पर हम क्लोरीन को अंडर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन की है 0। ठीक है, यहाँ पर HCl में क्लोरीन की है हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की -1, और इसमें हम क्लोरीन की फाइंड आउट करते हैं +1 -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, और ये -1 प्लस x इज इक्वल टू +1, जिनकी हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अब टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिहाज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है 0 से, यानी रिएक्टेंट साइड पे 0 से -1। अब 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहां पर हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है, तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड है हाइपोक्लोरस एसिड। यहां पर अब क्लोरीन 0 से +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की। एक और एग्जांपल भी है, वो भी मैं आपको करवाती हूँ। अब ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की। इस रिएक्शन में हम क्लोरीन को अंडर कंसीडर करते हैं, सोडियम को भी कर सकते हैं क्योंकि सोडियम भी दोनों प्रोडक्ट्स में है, लेकिन क्लोरीन के साथ हम इसको ज्यादा इजीली एक्सप्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन की है 0, ठीक है, अपने फ्री ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ पर क्लोरीन की है -1, सोडियम की +1 है तो क्लोरीन की -1। अब यहाँ पर क्लोरीन की फाइंड आउट करते हैं, सोडियम की +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2, तो ये आएगा +1 प्लस x -6 x -5 एंड x इज इक्वल टू +5, यानी यहां पर है क्लोरीन +5। तो अब देखो क्लोरीन जो चेंज हो रहा है Cl2 0 से चेंज हो रहा है -1 इन NaCl। ठीक है, 0 से -1। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, और ये काम कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह अब हम NaClO3 के केस में देखते हैं कि क्लोरीन 0 से चेंज हो रहा है +5, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और ये काम कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह हम ये वाला जो क्विक चेक है 10.2 इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी अब देखो हम यहाँ पर सोडियम को अंडर कंसीडर करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को अंडर कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन दोनों प्रोडक्ट्स में है। तो देखो अब ये पेरोक्साइड से पेरोक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 एंड ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है +1, ऑक्सीजन का -2 होगा और O2 के केस में 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो
सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है -1 से -2। ठीक है, -1 से -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहां हो रहा है रिडक्शन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड काम कर रहा है इसका पार्ट काम कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम O2 की बात करते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा है -1 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और ये काम कर रहा है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पर इस एग्जाम्पल में देखते हैं, फास्फोरस के लिहाज से हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे यहां पर फास्फोरस अपने फ्री अनकंबाइंड फॉर्म में है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो P4 का है 0, और यहां पर हम देखते हैं फास्फोरस का फाइंड आउट करना है, +3 × +1, तो ये -3 हो जाएगा। PH3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3 और H2PO2 नेगेटिव। यहां पर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, 2 × +1 +x +2 × -2 इज इक्वल टू -1 आएगा। क्यों इज इक्वल टू -1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज -1 है। इसकी मैं कैलकुलेशंस यहाँ पर कर रही हूँ। 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा -2 + x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 + 2 यानी कि +1, यहाँ पर आ जाएगा +1। अब हम देखते हैं किस किस तरह से चेंज होती हैं। जैसे PH3 फॉस्फीन में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी हो रही है रिडक्शन, और ये काम कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2PO2 नेगेटिव में हम देखते हैं तो ये 0 से +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां तक हमने एग्जांपल्स देखी हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की, और अब एक और तरह के रिएक्शंस भी होते हैं। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़े थे, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस सेपरेट होता है इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस में। इसी तरह हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़े थे कि टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंस या कंपाउंड, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से थोड़े बहुत रिलेट करते हैं, लाइक वो भी रिडॉक्स रिएक्शंस ही है। तो हम उनको भी थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लेते हैं, फिर हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसमें होता क्या है कि एक फ्री एलिमेंट, फ्री मतलब अनकंबाइंड प्योर फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में जो एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट रिएक्ट्स विद कंपाउंड, कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो जो फ्री एलिमेंट है ये रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, कंपाउंड में से एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। कंपाउंड का मतलब पता है ना, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, या इस तरह। अब जैसे सपोज एक जनरल रिएक्शन A + BC, देखो ये है हमारे पास एक फ्री एलिमेंट और ये BC है हमारे पास सपोज एक कंपाउंड है। तो एक फ्री एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड के एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, जैसे यहाँ पर AC और +B, ठीक है, इसने इस कंपाउंड में से B एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया। जैसे अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर है और ये जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास कॉपर नाइट्रेट आ जाता है और सिल्वर
सेपरेट हो जाता है। कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट आ जाता है। अब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। यहाँ पे इसका कॉपर का 0 है, यहाँ पे +2 है, ठीक है, सिल्वर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। इसको हम ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब रिएक्टिव क्यों है ज्यादा, ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, एक टॉपिक आएगा जिसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज को पढ़ना होगा। अब क्वेश्चन ये भी है कि यहां से सिल्वर ही क्यों रिप्लेस हुआ है, नाइट्रेट रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? तो देखो, ये सिल्वर जो है ये सिंगल एक मेटल है, ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये इजीली रिप्लेस हो गया है। लेकिन अब ये जो नाइट्रेट है ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। अब ये स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है यहां से, इसलिए ये रिप्लेस नहीं हो सकता और सिल्वर इजीली रिप्लेस हो जाएगा। ये एक स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है, पॉलीएटॉमिक आयन। तो यहां तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।